चलो ठीक है। ठीक। ठीक। चलो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन। हाँ जी, करें लास्ट में स्टार्ट। बैठे हैं जो बच्चे। देखो, लास्ट क्लास में हमने बात की थी परमुटेशन के बारे में, और परमुटेशन में हमने बात की थी सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट की। लेकिन कॉम्बिनेशन में बात करते हैं सिर्फ सिलेक्शन की। और अरेंजमेंट में जिस तरीके से ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमने टीम बनानी है। टीम में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर मान लीजिए एक लास्ट जैसे एग्जांपल लिया था ना हमने कि ए बी सी है, इनमें से किन्हीं दो को आप सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के कितने मेथड हो सकते हैं आपके पास? ए बी, बी सी और ए सी। अब यहाँ पे ए बी और बी ए की बात है, क्योंकि टीम बनानी है, तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ग्रुप है। तो ग्रुप क्रिएट करना है। ये जो नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं, ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन सी। लेकिन हमने आर का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ एन, तो हम लिखेंगे एन सी आर। और इसका एक रिलेशन होता है एनसीआर और एनपीआर में। देखो, एनसीआर का फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। आपने देखो ये पढ़ा है कि ये जो चीज है ये तो होती है एनपीआर। इसका मतलब देखा जाए तो एनपीआर में आपने आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया? एनसीआर। देखो, हमने ना एक क्वेश्चन किया था, जैसे मैथमेटिक्स वर्ड था, उसमें ना ए 3 बार रिपीट हो रहा था, तो हमने तीसरी फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो आइडेंटिकल है। अब मैंने यहाँ क्या किया? देखो, एनपीआर किया, अरेंजमेंट किया, मान लो 4 स्टूडेंट का अरेंजमेंट किया, मैंने कहा कि 4 स्टूडेंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ सिलेक्शन बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको आइडेंटिकल मानते हुए उतने ही फैक्टोरियल से क्या कर दूंगा मैं? डिवाइड। तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे? सिलेक्शन। कहने का मतलब है, कभी एग्जाम में करते हुए आपको लगे कि ये तो एनसीआर से होना था, ये एनपीआर से होना था, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एनसीआर से स्टार्ट किया है, आपको लगता है कि ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, तो आप उसमें आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। आपको लगता है नहीं एनपीआर कर दें, यहाँ तो ऑर्डर था ही, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है, तो उतने ही फैक्टोरियल से क्या करना है? आपने डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एनपीआर की जो वैल्यू होती है हमारी, वो होती है एनसीआर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। तो ये दो रिलेशन है जो आपके काम आ सकते हैं। और इसमें ना सबसे एनसीआर कॉम्बिनेशन में ना प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं। परमुटेशन में तो हमने दो एक पर्टिकुलर केस पढ़े थे सिर्फ, ठीक है ना? जैसे कि आर को तो लेना ही है, या आर में से किसी एक पर्सन को नहीं लेना है। ये दो एक मेन हमने केस पढ़े थे, या एक सर्कुलर केस था, ठीक है ऐसे। लेकिन यहाँ पर ना इस प्रॉपर्टी पर बेस भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे हैं प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन, वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, एनसी जीरो हो चाहे एनसी एन हो, इनकी वैल्यू जो होती है क्या होती है? एनसी जीरो एनसी एन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ फॉर्मूले के देखो, क्या आएगी वैल्यू? 1, यही आएगी ना? 1 एनसी जीरो चाहे एनसी एन 1। और जब मैं बात करूंगा एनसी 1 की या फिर एनसी एन माइनस 1 की, तो वैल्यू आएगी एन। ऐसे ही जैसे आपको एनपीआर में हमने बताया था, जैसे NP2 में केस में बताया था मैंने, P2 लिखा हुआ है तो दो फैक्टर लेने हैं आपने, है ना? तो NC2 के केस में क्या करना है आपने? लेने तो दो ही फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे उतना ही फैक्टर से क्या करना है? एक्स्ट्रा डिवाइड। तो 2 फैक्टर से डिवाइड करना है, इसका 2 इंटू 1। तो आपको डायरेक्टली आप NC2 की वैल्यू लिखना है, आपने NC3 की वैल्यू लिखनी है, तो आप लिख सकते हो n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मींस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरीके से आपने ये नोट करना है। किसी को दिक्कत यहाँ पे फॉर्मूले को लेकर? अब ना सबसे मेन प्रॉपर्टीज की क्या है, वो तो कहता है कि एनसीआर की वैल्यू एनसीएन माइनस आर के इक्वल होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मान लो 100C98 की वैल्यू बताओ, तो अब 98 नीचे लिखा, इसका ये थोड़ी कि 98 फैक्टर्स लिखेंगे और फिर 98 फैक्टर से डिवाइड करेंगे, नहीं। यहाँ इसी ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे,
वो है 100C 100 माइनस 98, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, मीन्स 100C2। तो आपको 100C2 की वैल्यू निकालनी है, और 100C2 का मतलब क्या होगा, 100 फैक्टोरियल अपॉन 100, दो फैक्टर लेना ना, डायरेक्ट कर दें, 100 इंटू 99/2, तो ये 50 से मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट। और इस प्रॉपर्टी को कई बार ना हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई अगर कहीं दिया हुआ है, तो वो कहता है दो ही केस में ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन की जो टर्म है इक्वल हो सकती है, या तो एक्स ही वाई के इक्वल हो, मतलब आपसे पूछा जाए 5C2 और 5C2, तो भी वैल्यू सेम आएगी, या फिर वो कहता है कि इन दोनों का जो सम है वो एन के इक्वल हो। देखो ये चीज और यहाँ पे ऊपर ये चीज दोनों सेम ही चीज है, आप एन माइनस आर और आर को ऐड करो, देखो क्या आ रहा है, एन ही तो आएगा, आर से कट जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टी भी है, जैसे कि वो कहता है एनसीआर में NCR+1 करें तो क्या वैल्यू आएगी। देखो अगर सिंप्लीफाई करें हम पूरा, तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमें पूरे सिंप्लीफाई की यहाँ जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट ध्यान रखनी है। ये क्या वैल्यू होगी, ये N+1 CR+1। देखो यहाँ ध्यान रखना, कुछ बुक्स में ना ये ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख देता है कि NCR-1। अब बताओ क्या होगी, आप +1 की जगह R+1 आ गया तो क्या आएगी N+1 CR। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इन दोनों में दो कंसेक्यूटिव नंबर्स आएंगे, इनमें जो बड़ी वैल्यू है ना आपने वो लेनी है, इसमें बड़ी वैल्यू आर है, यहाँ ये आर देना है। तो प्रॉपर्टी को ना समझना है, क्योंकि ना एग्जाम में तो ऑब्वियसली कंफ्यूज करने के लिए आपको आगे पीछे टर्म भी देगा, ठीक है, तो वो करेगा अपनी तरफ से, पूरा अपने लगाएगा दिमाग एग्जामिनर। तो आपने नहीं घबराना है, प्रॉपर्टी यही है, प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है, इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं धीरे धीरे कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्वेश्चंस के साथ साथ करते हैं, और जो न्यू प्रॉपर्टी आएंगी सारी केसेस करते चले जाएंगे साथ साथ ही। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके 5C से। क्वेश्चन से ही समझ में आएंगे आपको प्रॉपर्टीज कैसे करनी है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी हैं देखो आएंगे, वो धीरे धीरे ही साथ साथ केसेस के साथ साथ कर लेते हैं। कहाँ गया से, ये रहा, देखो पहला क्वेश्चन है, देखो आपके सामने स्क्रीन पे, वो कह रहा है 12C4। ठीक है, 12C4 की बात कर रहा है वो, प्लस 12C3। देखो जो अभी प्रॉपर्टी मैंने बताई ये वही है ना, देखो 12 और 12 तो सेम है दोनों में, ठीक है, 4 और 3 है, तो क्या आंसर आएगा इसका, फर्स्ट में 12, 12 का 13 हो जाएगा ना, 13C4, और 13C4 की वैल्यू लिख लो, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 कैंसिल, और यहाँ पे 2 से ये 5, तो मल्टीप्लाई करो 65 715, चलो 715 आपका आंसर जो भी है। अब देखो एनपीआर 336 है, एनसीआर 56 है। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई कि एनपीआर एनसीआर, देखो पिछली एक प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ पे, देखो एनसीआर एनपीआर में क्या रिलेशन है, ये रहा आर फैक्टोरियल का ना, ये रहा एनपीआर एनसीआर। इसका ये है कि एनपीआर में एनसीआर से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, आर फैक्टोरियल। तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज करो यहाँ से, तो एनपीआर में एनसीआर से डिवाइड किया तो आपको पता क्या वैल्यू आएगी, आर फैक्टोरियल। मैं एक काम कर रहा हूँ, आर फैक्टोरियल को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 336 डिवाइड बाय 56, तो कितने टाइम जा रहा है ये, तो आर फैक्टोरियल 6 है, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है ये, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। जब आर की वैल्यू 3 है, एन और आर, आर पीछे लिखा है तो आर 3 कहाँ पे है, वैसे तो बी ऑप्शन में है, ठीक है। अब आर 3 आ गया है, तो अब या तो एक काम करो, यहाँ पे आर की वैल्यू लिख के सोल्व कर दो इसको, तो सेकेंड इसमें डाल दो, एन की वैल्यू यहाँ पे है ना, हिट एंड ट्रायल से कर लो, सिर्फ 8 8 आ रहा है ना आंसर,
आएगा तो 8 ही। अब 8 पे ट्राई करके देख लो कि 8 पे 3 की वैल्यू क्या 336 है, तो फिर ठीक है, वो बस इतना काफी है। नेक्स्ट में देखो, थर्ड में देखो क्या है, दो कॉम्बिनेशन इक्वल दिए हुए हैं, इसका आर और आर प्लस टू का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 18 के। तो आप सोच सकते हो कि आर आर प्लस टू अगर 18 है, इट मीन्स आर टू आर इक्वल टू 16, तो आर इक्वल टू 8। तो आर की वैल्यू 8 है, तो 8C5 पूछा उसने, तो 8C5 की वैल्यू क्या होगी आपकी 56। चलो आपके बिलीव कर लेते हैं 56। चलो अब बताओ नेक्स्ट, एन सी आर माइनस वन 56 है, एन सी आर 28 है, एन सी आर प्लस वन 8 है। देखो इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले ना हम एक रिजल्ट पे ध्यान दे सकते हैं, अगर डायरेक्ट हमें कहीं पे दिया हुआ है तो। एक सेकेंड, नहीं तो फिर बना के देखते हैं अभी, उसको एज ए रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं कुछ जगह पे। एक मिनट, मैं अगर दिया हुआ है बुक में तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर बनाते हैं, इसको ड्राइव करते हैं अभी। चलो नहीं दिया हुआ, बनाते हैं इसको। देखो एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, और उसको एज ए याद करते हुए आप ना डायरेक्टली एग्जाम में अप्लाई करना, क्योंकि अगर पूरा करोगे तो टाइम लगेगा आपको बहुत। ठीक है, एन सी आर प्लस वन एन सी आर, देखो एक फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, रिजल्ट वो कह रहा है एन सी आर प्लस वन में एन सी आर से डिवाइड करना है आपने। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हम डैश यूज कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव है, आर प्लस वन और आर। तो ठीक है, बड़े आर प्लस वन की बड़ी जो वैल्यू है आर प्लस वन में, हम छोटी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। तो एक बार सोल्व करते हैं इसको। एन सी आर प्लस वन का मतलब क्या होगा, एन फैक्टोरियल और आर प्लस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर, ये माइनस वन फैक्टोरियल। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करें तो एन फैक्टोरियल नीचे आएगा, ऊपर आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। और आपको बताया हुआ है कि जो बड़ा फैक्टोरियल है, जो की वैल्यू लार्जर वैल्यू होती है, उसी को स्मॉलर की तरफ लेके जाते हैं। तो ऊपर आर फैक्टोरियल को तो एच ही रखो, और एन माइनस आर अगर कॉमन लिया तो यहाँ अंदर रहेगा एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। नीचे आर प्लस वन है तो आर प्लस वन लेंगे और रहेगी वैल्यू आर फैक्टोरियल, और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो ये रिजल्ट आ गया देखो। तो एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर, अब इसको रिजल्ट को याद कैसे रखना है, देखो जो नीचे एन सी आर है, एन और आर का डिफरेंस जो है ना वो ऊपर लिखना है, ध्यान रखना। नीचे वाले जो नंबर्स हैं दोनों एन और आर, उनका डिफरेंस ऊपर लेना है, और जो बड़ी वैल्यू है आर प्लस वन की वो आपने क्या लिखनी है, नीचे। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा आपसे पूछूं कि कहीं ये दिया हो एन सी आर और एन सी आर माइनस वन दिया हुआ है, तो क्या रिजल्ट आएगा, एन में से आर माइनस वन माइनस एन माइनस आर प्लस वन, और नीचे क्या वैल्यू आएगी। तो ऐसे आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, इसको एज ए आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी आप नोट कर लो, और इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमारा उस पर आते हैं वापस। उस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, मैं जा रहा हूँ एक मिनट बस। देखो एक एनसीआर में 56, 28 और 8 दी हुई है। ठीक है, देखो हमें इसकी 56, देखो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग 56, 28 और 8, देखो इसकी वजह मुझे 8 दी हुई है और इसकी 28 दी हुई है, इक्वल टू में आ जाएगा एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन। यहाँ पर अगर देखूं तो एन सी आर की वैल्यू 28 गिवन है, आर में की 56 गिवन है, तो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, यही वैल्यू है ना बुक में देखना। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दी, 8 और 28, यहाँ पे एनसीआर और एनसीआर माइनस वन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब ये दो इक्वेशन बन गई आपकी, इनको बस आपने सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
और एन और आर की वैल्यू निकालनी है। नोट कर लिया? नोट कर लो, फिर मैं आगे इसको सोल्व करके बताता हूँ। नहीं तो तब तक आप नोटबुक पे सोल्व करके देख सकते हो कि एन और आर की वैल्यू क्या आ रही है। हिट एंड ट्रायल से करना चाहते हो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। नहीं है तो फिर सोल्व कर दो फिर तो। आ रहा है समझ आपको? जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको आ रहा है समझ? और किए थे क्वेश्चन 5A और 5B के क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज के? बी के भी कर लो बेटा, कल की डाउट क्लास भी हो चुकी है वैसे तो। देखो साथ साथ चलोगे तो ही फायदे में रहोगे। और इतना ऐसा कोई होमवर्क नहीं दिया हुआ आपको जो आप नहीं कर सकते मैनेज। 40 क्वेश्चंस का सिर्फ टारगेट है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा टारगेट है ये। और मोस्टली हर स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। जो रिपीट कर रहे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं पढ़ रखा है पहले। और जिनको पहले बैच स्टार्टिंग से जो है उनको भी मैं पहले करा ही चुका हूँ। कुछ 4-5 स्टूडेंट हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, नहीं तो जिनके पास मैथ था 11th 12th में तो उन्होंने भी पढ़ रखा है कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यू टॉपिक है। तो उस बच्चे को दिक्कत है जिसके पास मैथ नहीं था और वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, बाकी किसी की दिक्कत नहीं है। बेटा क्वांट को लेकर लीनियंट मत रहो, दिक्कत हो जाएगी आपको बाद में। एक साल ही तो क्वांट पे ध्यान देना है, उसके बाद तो फिर अपना करते रहना सीए। फिर कोई नहीं कहेगा आपको और पढ़ लो मैथ। मैथ से पीछा छुड़ाना ना तो इसे अच्छी तरह छुड़ाओ, बढ़िया तरीके से करके। मैंने वो मार्क्स का वेटेज वाली फाइल भेज दी थी सबको, ग्रुप में है ना, सबको समझ आ गया होगा कि टाइम एंड वैल्यू का जो चैप्टर है सबसे ज्यादा वेटेज का है। ठीक है, और मैं पहले बता भी चुका हूँ इस बारे में आपको। चलो नोट कर लिया ये, करें आगे स्टार्ट। चलो इन दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो किसकी, चलो कर लोगे, सोल्व कर लोगे इसको? बेटा कर लोगे इसको सोल्व आगे आप? कर लोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन और आर की वैल्यू निकालनी है। मैथ था आपके पास? फिर तो हाँ जी, मैथ में नहीं था, फिर मैं कर देता हूँ फिर। एक बार कर देते हैं जिनके पास मैथ नहीं था उनके लिए। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 28 × n। इसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं ऐसे, 4 2 जा और 4 7 जा। 7 से मल्टीप्लाई करो ऊपर तो वैल्यू आएगी 7n - 7r इक्वल टू 2r, और प्लस है यहाँ पे 2। ये आता है समझ क्रॉस मल्टीप्लाई? ठीक है, तो यहाँ पे 7n, ये तो वैल्यू 9r इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन 1 आ गई। ऐसे यहाँ पर 28 1 जा 28 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 2r + 2 इक्वल टू r। तो वैल्यू आ गई यहाँ पर 2n - 3r + 2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है। देखो ऊपर है 9r, नीचे है 3r, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी हमारे पास 6n - 9r + 2 है, इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस के 6 हो जाएंगे। 3 × 6 वो -6। ऊपर वाली वैल्यू नीचे लगा लिखते हुए क्या कर दें, माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, तो -n इक्वल टू -8, n इक्वल टू 8। वैसे इस मेथड का नाम क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जो 10th क्लास में वैसे होता है ये। हाँ जी नोट कर लो इसको और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, हाँ तब भी आएगा, तो टाइम बहुत लग गया होगा ना आपको। हाँ वो किसी की कैलकुलेशन अच्छी है ना उनको तो दिक्कत नहीं आती है। कौन सा? हाँ वही बता रहा हूँ, ये नोट कर लिया ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A person has 8 friends. The number of way in which he may invite one or more of them to a dinner. हाँ जी, 8 स्टूडेंट है, वो क्या कहता है ही में इनवाइट वन और मोर। देखो 8 में से
हो सकता है वो एक को ही इनवाइट करे, हो सकता है वो दो को करे, और हो सकता है वो तीन को करे। तो क्या करेंगे देखो, हो सकता है वो 8 में से किसी एक फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है, फिर 8C2 दो को कर रहा है, हो सकता है 8C3, 8C4, ऐसे ही हो सकता है 8 के 8 फ्रेंड को भी कर सकता है। तो देखो इसके लिए ना एक प्रॉपर्टी होती है NC1, वैसे जीरो से स्टार्ट होती है वैसे तो, NC0, NC1, NC2 अप टू NCN, इसकी वैल्यू होती है 2n। लेकिन NC0 क्या होता है, नन ऑफ, जीरो का मतलब किसी को नहीं बुलाया उसने, तो उस केस में ये क्या होता है, तो माइनस हो जाता है, तो उसकी वैल्यू होती भी 1 है। तो NC1, NC2 अप टू NCN की जो वैल्यू होती है 2n-1, ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे लगानी है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 2^8-1। इसका मतलब कितनी वैल्यू हो गई है, 2^8 कितना होता है, 128 नहीं 256, 256 -1, तो 255, ये आंसर है। हाँ पूरा सोल्व कर लो तो टाइम लगेगा, बस ये है। अगर प्रॉपर्टी याद है, वैसे प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होती है ये याद होनी चाहिए, काम आती है बहुत। हाँ तब तो देखो सोल्व तो करना ही पड़ेगा। NC01 होता है ना, वो ट्रांसफर हो जाएगा था। हाँ जी कर लिया। करें आगे, नेक्स्ट देखो फिर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ हो गया हमारा, फोर्थ हमारा 8 हो गया था, 8 55 हो गया। 6 देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन चूज वन और मोर ऑफ 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। हाँ जी बताओ क्या होगा, ये ऐसे ही है फिफ्थ जैसा ही, ठीक है ना। टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और कूलर, चार। हो सकता है वो 4 में से किसी वन को सेट करे, तो क्या कह सकते हैं उसको, 4C1, या फिर 4C2, 4C3 और 4C4। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2^4 - 1, इट मीन 15। तो आंसर क्या है इसका, 15। ये चलो सेवंथ बताओ, सेवंथ कर लोगे, ऑरली सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो 10 और 14, एन की वैल्यू क्या होगी, हाँ जी, एन 10 + 14, यस। तो यहाँ पे देखो दोनों का सम 10 + 14 होगा ना एन के इक्वल, तो इसका एन की वैल्यू कितनी होगी, 24। तो यहाँ 25C24 पूछा है, और आपको बताया था 25C24 कितना हो जाता है, 25C1, इट मीन 25। सारा गेम प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी जितनी याद होंगी उतना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो एट्स बताओ। हमें सोल्व करना पड़ेगा, केस लेने हैं ना तो। वो कह रहा है 8 में देखो, आउट ऑफ 7 जेंट 7 एंड 4 लेडी, एक कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, द नंबर ऑफ कमेटी सच दैट ईच कमेटी इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। देखो 1 लेडी का मतलब क्या है, पांच, चार में से एक तो लेनी लेनी है उसने, है ना। देखो 4, देखो 4C1 तो होगा ही होगा, और फिर दूसरा 4C2,
हाँ जी, सर क्लियर नहीं दिख रहा। 4C1 4C2, एक मिनट दोबारा देखते हैं इसको। 4C1 इस पे नहीं चल रहा स्क्रीन पे, यहाँ पर देखा, देखो 4C1, क्या दिक्कत है इसमें। चलो 7 जेन कर लोगे सॉल्व, करना जरा इसको एक बार, देखते हैं। पेन एक मिनट हैंग हो रहा है, फिर देखता हूँ क्या सिस्टम है। एक बार सॉल्व करके देखो उसको। करो एक बार क्वेश्चन सॉल्व, देखते हैं इसको। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं आगे, करते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन हो गया जो कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सबका, बताऊं? ठीक है, फिर 9th डिवाइड करना, 9th में भी। 10th में नंबर देखे का ना, देखो नहीं हुआ, ठीक है जी, फिर करा देते हैं फिर। 28C2R और 24 2R-4, देखते हैं। देखो 28C2R और रेशियो इसकी वैल्यू दी हुई है, रेशियो दिया हुआ है 24C24 -2R ना, सॉरी 2R-4, ओके। इक्वल टू में क्या गिवन है, यही क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लो, यही है ना। ठीक है, इसको सोल्व करना है अब। तो 28 फैक्टोरियल अपॉन हमें आएगा 28 -2R फैक्टोरियल और 2R फैक्टोरियल, इसको डिवाइड करना है। तो 24 फैक्टोरियल 2R-4 फैक्टोरियल और 24 - 2R, ये +4 हो जाएगा और फैक्टोरियल इक्वल टू 225/11। देखो ये तो हो गया 28 - 2R, 28 - 2R कैंसिल, ठीक है। ऊपर आके पास है 28, तो 28 × 27 26 25 24 फैक्टोरियल तक, अपॉन में ये 24 फैक्टोरियल है ही। नीचे 2R लिखा हुआ है और साथ में ऊपर तो है 2R-4 फैक्टोरियल। नीचे 2R है, उसको आप लिख सकते हो 2R 2R-1 2R-2 2R-3 और साथ में ऑब्वियसली क्या रह गया लास्ट में 2R-4 फैक्टोरियल इक्वल टू में ये आई 225/11। यहाँ पर ये कैंसिल फैक्टोरियल और ये 24 फैक्टोरियल भी कैंसिल, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक बार, एक देखो कहीं कैंसिल हो रही है वैल्यू। ये 25 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 225 9 टाइम्स जाएगा, ओके, और 9 से जाएगा 3 टाइम्स। तो आपका नंबर क्या रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 28 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 26 और मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू में है आपके पास 2r माइनस 1 2r माइनस 2 और 2r माइनस 3। आप ना इसको इसी से ब्रेक करो, देखो 28 है, 28 को लिख सकते हो 14 इंटू 2, 26 को लिख सकते हो 13 इंटू 2। अब देखो यहाँ है 14 13 14 मल्टीप्लाई 13 और देखो 2 3 और 2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और लास्ट का 11, ये वैल्यू आ गई इसके। देखो ये भी चार, इधर राइट हैंड साइड भी क्या है आपके 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू से कंपेयर कर दो, तो 2r इक्वल टू 14, तो r इक्वल टू 7 एंड क्वेश्चन सॉल्व। क्या पूछा है हमसे, r की वैल्यू पूछी है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी आपको कंपेयर करना है, अगर आप मल्टीप्लाई करके सोचोगे कि r की पावर 4 कोई हम इक्वेशन बनाए और फिर सोल्व करें तो वो सोल्व नहीं होगा, ये ध्यान रखना, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके सोल्व करना। क्योंकि हमें एक यहाँ पे क्या है, देखो 4 कंसेक्यूटिव नंबर है इधर, तो यहाँ 4 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, पर मैंने देखा कि 28 को करेंगे तो 14 आ रहा है, 26 तो 13 आ रहा है, 14 13 फिर और 11 भी दिया हुआ है, तो कहना कि हो सकता है 12 बन रहा होगा और वो बन भी रहा है। तो इसलिए ये 4 नंबर में ब्रेक हो गया ना, 14 13 12 और 11, ये 4 कंसेक्यूटिव हो गए, इधर भी 4 कंसेक्यूटिव हो गए, तो ग्रेटर इज इक्वल टू ग्रेटर एंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कंपेयर करना है ना जब वो फिर नहीं आ रहा, देखो आ तो रहा है 2 3, जब 14 13 11 तीन तो आ ही रहे हैं, तो ये 2 3 और 2, ये वाला देखो, ये एक मिनट, ये और ये 12 है, कौन सा, कहां से, ये यहां से, यहाँ पे देखो, आपको क्या बताया हुआ है कि बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तरफ लेके जाना है। ऊपर है 28 फैक्टोरियल और नीचे है 24, तो 28 को 24 तक आपने ओपन करना है और वो किया, देखो मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। इसके आगे देखो नीचे क्या है 2r फैक्टोरियल, ऊपर क्या है 2r माइनस 4, तो बड़ा नीचे है तो 4 नीचे आ गए, यहाँ पे ये कैंसिल इससे, ये फैक्टोरियल कैंसिल इससे। अब हमने क्या किया, यहाँ देखो 25 है ना, ये 25 9 जा 225 काट दिया ऊपर ऊपर, इक्वल में है, ठीक है, और फिर 9 3 जा 27, तो यहाँ क्या बच गया थी 28 3 27, और जो ये 11 है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, इधर तो यहाँ 1 रह ही गया सिर्फ, तो यहाँ पे 4 कंजुगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया 28 इंटू 3 इंटू 26, ये आ गया। अब हमने क्या किया 28 को ब्रेक कर दिया 4 इंटू 2 में, 26 को कर दिया 30 इंटू 2 में, तो जो बाकी बचे 2 3 और 2 वो मिलके क्या बना रहे हैं 12, तो 4 कंजुगेटिव नंबर्स आ गए और कंपेयर कर दिया और क्वेश्चन सॉल्व। कैलकुलेशन में थोड़ी स्मार्टनेस तो दिखानी पड़ेगी आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो आर की वैल्यू हमारी आ रही थी 7, ठीक है। हाँ जी 10 में कह रहा है नंबर ऑफ डेका डायगोनल्स ऑफ डेकागन, ठीक है। देखो कहीं पे भी अगर एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले मैं, मान लो कहीं पे 5 पॉइंट है 1 2 3 4 5, इन 5 में से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो देखो 1 2 3 4 5, ये सारे इतने सारे बन रहे हैं, देखो ये सब लाइन सेगमेंट ही तो है, ठीक है। नहीं वो मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं कोई और, ठीक है। 5 पॉइंट लेके, तो इसका मतलब देखो 5C2 करें तो कितनी लाइन सेगमेंट बन रहे हैं हमारे 5 इंटू 4/2, इट मीन 10, क्या 10 लाइन्स हैं, ठीक है। ये हो रही होंगी 10, एक रह गई कोई, कौन सी रह गई है, एक नीचे से रह गई है कहीं, एक दो एक,
हाँ यहाँ पे ये रह गया, ठीक है। 10 लाइंस ये बन गई हमारी, लेकिन इनमें से जो बाहर की जो 5 हैं वो तो साइड हो गई, और बाकी जो 5 बची वो क्या होगी हमारे डायगोनल। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5C2 में से 5 माइनस करेंगे, दैट इज 5 आपके क्या आगे डायगोनल। ये तो था 5 पॉइंट लेकर के, ऐसे ही 10 पॉइंट लेके भी कर सकते हैं। 10 पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो टोटल कितने लाइन सेगमेंट बने हमारे 10C2। लेकिन मुझे 10 साइड्स को माइनस करेंगे तो बाकी बची जितनी भी लाइन सेगमेंट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे आपके डायगोनल्स। तो 10C2 की वैल्यू निकालो, 10 × 9/2 माइनस 10, तो 45 माइनस 10 35, तो 35 डायगोनल्स होंगे डेकागन के कैसे। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये, लेकिन अगर यही पॉइंट आपके सर्कल में होते, ध्यान रखना, सर्कल में अगर होते, सर्कल में 5 पॉइंट है मान लो, और सर्कल में 5 पॉइंट कहीं भी मिला लो कैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं, ऑल लाइन सेगमेंट्स आर कोड्स, तो यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। जब सर्कल पे पॉइंट लाई करेंगे तो यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ कोड्स, तो नंबर ऑफ कोड्स के केस में आपको 5C2 ही करना है, और दैट इज 10, वहां माइनस नहीं करेंगे। सर्कल में जब पॉइंट देगा और नंबर ऑफ कोड्स पूछेगा तो माइनस नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर साइड जो है वो भी एक कोड है, डायगोनल्स भी क्या है एक कोड है। तो ऑल द डायगोनल्स एंड साइड्स आर कोड्स इन केस ऑफ सर्कल, ड्यू टू वी विल नॉट सबट्रैक्ट द 10 मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स n। तो ये आगे किसी ना किसी क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैंने अभी बता दिया है पहले से ही। तो 10th का तो हो गया 35। हाँ, हाँ जी, 11th बता रहे हैं जी। 11th देखो, वो कहते देयर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन विच 5 आर कोलिनियर। देखो वो कह रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट एक लाइन में, बाकी 7 पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कहीं भी, ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं। और वो पूछ क्या रहा है हमसे, क्या बताना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। आपको एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को मिला दोगे, मान लो इसको इसको और इसको मिलाओगे तो भी ट्रायंगल बन जाएगा, इन तीनों को मिलाओगे देखो तो भी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इन दोनों को और इस बाहर वाले पॉइंट्स को, अगर ये कोलिनियर नहीं है ना, ये यहाँ है, एक भी इसको डाल देना, ठीक है, इसको यहाँ पे और यहाँ मिलाओगे तो भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो किन्हीं भी मतलब ट्रायंगल बनाने के 3 पॉइंट चाहिए, तो कितने पॉइंट है 12, तो 12C3 किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को मिलाओगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। लेकिन ये जो 5 पॉइंट एक कोलिनियर है आपके, जैसे यहाँ पर एक ये है, 2 3 4, इनमें से किन्हीं भी 3 पॉइंट को मिलाओगे वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तीनों अगर पॉइंट 5 इन 5 में से 2 चलेंगे, जैसे यहाँ 2 हैं तो एक बाहर का ले लिया तो वो चल जाएगा, लेकिन तीनों पॉइंट अगर 5 में से होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, -5C3, और क्वेश्चन सॉल्व। तो सोल्व कर दो इसको, 12 × 11 × 10 अपॉन 6, 5 × 4 × 3 अपॉन 6। नहीं कर सकते, फिर तो 5 तो बिल्कुल ही छोड़ दिया हमने पॉइंट, 5 के पॉइंट पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं ना, तो नहीं कर रहे। हाँ, 220 माइनस 10 तो 210, ठीक है। नहीं, 5 पॉइंट दिए होंगे आपको ना, 5 पॉइंट दिए होंगे, ऐसा नहीं। सर हाँ इसकी जी, कोई क्लियर है ये सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितना 210, ठीक है। 12th देखो, द नंबर ऑफ स्टेट लाइंस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट ऑन ए पॉइंट, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द, मतलब कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, सभी अलग अलग हैं, ठीक है। तो 16 में से किन्हीं भी 2 लाइन को मिला दें तो क्या आएगा 16C, तो 16C2 की वैल्यू बता दो क्या आ रही है, 120 आ रही है, तो फिर वही आंसर है। तो हाँ जी, फिर तो उसको वही 3C2 माइनस कर देंगे, हाँ 3C2 माइनस करेंगे और 1 ऐड करेंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट को मिलाने वाली भी तो एक लाइन खुद बन गई ना वहां पे,
ऐसा क्वेश्चन आई थिंक है आगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट अलग अलग हैं, कोई 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं है इसलिए। ठीक है, हाँ जी। 13 देखो, एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट, 3 मेंबर आर टू बी इलेक्टेड, ए वोटर टू एंटाइटल टू वोट। हाँ जी बताओ, 13 करो जरा, 2 मिनट करो ट्राई 13। हाँ जी कर रहे हो 13? ठीक है, वो कह रहा है एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है। ए वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। मतलब कि एक बंदा गया, उसको वोट देना है, या तो तीनों को वोट दे सकता है, या एक को, या 2 को, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज बताने हैं, तो क्या होगा, तो 5C1 5C2 5C3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल दो, 5C1 5C2 5C की वैल्यू क्या होगी, क्या वैल्यू आएगी, 5C1 तो 5 हो गया, 5C2 की वैल्यू करके देखो बेटा 10 और 10, तो आंसर क्या आ गया 25। सिंपल सा ही क्वेश्चन था। सर इसमें 5C0 नहीं आएगा? हाँ जी, 5C0 नहीं, क्योंकि वो वोट देने गया है तो किसी ना किसी को तो देगा ही, वो एक को तो एटलीस्ट दे ही देगा, इसलिए ठीक है। जीरो केस नहीं लेते बेटा, जब सिलेक्शन कर ही रहे हो तो वो जीरो केस नहीं लेता हूँ। चलो आगे देखें फिर। 14 देखो, हाँ जी, एवरी 2 पर्सन शेक्स हैंड विद ईच अदर इन पार्टी एंड द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66। देखो मान लो n पर्सन अगर हो, और आप शेक हैंड कब होता है, जब 2 पर्सन हाथ मिलाते हैं ना, तो NC2 की वैल्यू 66 दी हुई है, वो अगर n की वैल्यू बताओ, n पर्सन है, 2 लोग मिलेंगे, एक शेक हैंड होगा, और टोटल शेक हैंड कितने हुए 66, इसका NC2 में 66, तो क्या होगा n-1/2 इक्वल टू दिस, तो n-1 इक्वल टू 132, 132 को ले सकते हो 12 इंटू, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये हमारा, ये ठीक है। चलो नेक्स्ट करो, 15th, ये नोट करना है अभी, कर लो, जल्दी करो फिर आगे करते हैं। फॉर हाँ जी, अब वो कह रहा है द नंबर ऑफ पैलोग्राम दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेट ऑफ 4 पैर लाइंस एंड 3 पैर लाइंस। देखो यार, देखो 1 2 3 4, ये 4 पैर लाइंस हैं,
और दूसरी साइड पे आपको 1 2 3 3 पैरल लाइंस गिवन है। अब देखो इन चार में इन तीन में से कोई भी दो लाइन ले लो और इन चार में से भी कोई दो लाइन ले लो, तो हमेशा क्या बनेगा? पैराग्राफ। तो आंसर क्या आएगा? 4C2 मल्टीप्लाई 3C2। तो आंसर आ गया आपका 4 × 3 12 6 आएगा और 3, तो आंसर आ गया 18। तो 18 पैराग्राफ्स बनेंगे। देखो चार पैलेंस इधर दी हुई है 1 2 3 4 है ना, इन चार में से कोई भी दो ले लो। मान लो आपने ले ली फर्स्ट और थर्ड ले ली, और इधर से आपने ये ले ली, मान लो 1 और 2 इसको ले लिया। अब देखो इन दोनों से कौन सा पैराग्राफ बन रहा है? ये ये और ये बन रहा है पैराग्राफ। बेटा चार में से कोई भी दो लाइन ले लो। अब मान लो आप टाइल्स हैं आपके फर्श पे, देखो टाइल में से कोई भी दो लाइन ले लो, इधर की या इधर की, तो क्या बनेगा? हमेशा पैराग्राम बनेगा ना। यहाँ तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर भी पैराग्राम ही होता है, पर पैराग्राम बनेंगे आपके। तो कितनी भी ले लो, कितने भी बना सकते हो, ठीक है ना। देखो ये भी एक पैराग्राम है, ये भी एक पैराग्राम है, ये भी एक पैराग्राम होगा, ये बड़े वाला भी एक पैराग्राम होगा, ऐसे जितने मर्जी ले सकते हैं। एनी टू हॉरिजॉन्टल लाइन, एनी टू वर्टिकल लाइंस लेकर के आप पैराग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट देखो कितना आ गया? 18 16। हाँ जी देखो 16 और 17 दोनों सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, एक प्रॉपर्टी है दी हुई है बुक में। 15 मिनट चार पैरलाइंस हैं। अब देखो बेटा टाइल्स देखो आप, अब नीचे कोई भी दो लाइन ऐसे और कोई भी दो लाइन ऐसे ले लो, क्या बनेगा? बस ये कहना चाह रहा है। चार में से कोई भी दो वर्टिकल या दो हॉरिजॉन्टल लाइंस लोगे तो हमेशा पैराग्राम बनेगा ही बनेगा। पैराग्राम बनेगा, चार लाइन चाहिए, दो इधर, दो पहले इधर से और दो पैरेलल वर्टिकल से, तो वो पैराग्राम बना देंगे। इसलिए चार एक साथ दी हुई है क्योंकि 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 3 वर्टिकल लाइंस है मान लो, तो 4 हॉरिजॉन्टल में से एनी 2 ले लो, और जो 3 वर्टिकल है उनमें से भी एनी 2 ले लो, तो मिलाओगे तो क्या बनेगा? वो उस पैराग्राम में बनेगा। बताऊं दोबारा या बताऊं? हाँ जी क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा सा फर्क है और इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। देखो 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो आप, तो वो क्या कहना है? 12 है, तो 12 स्टूडेंट्स को 12 फैक्टोरियल को 3 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप में कितने होंगे? 4, तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से क्या कर दोगे उसमें? डिवाइड। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से क्या कर दोगे आप? डिवाइड। ग्रुप क्या आइडेंटिकल होते हैं या नहीं होते? ग्रुप आइडेंटिकल होते हैं। जैसे टीम बनी तो टीमों को क्या मान के चलते हैं हम? सेम। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट के केस में क्या होता है? वो आइडेंटिकल नहीं होते। 3 है ना, ठीक है। वो कहा द नंबर ऑफ वे इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, ठीक है। 3 ग्रुप्स हो गए ना, ये 12 हैं स्टूडेंट, आप 12 स्टूडेंट तो 3 3 की टीम बना दी। अब तीनों के ग्रुप बना दिए, या 3 एप्पल थे मान लो या जो भी था, उसको ग्रुप करके हमने बंडल पैक करके रख दिया। अब तीनों की पैकिंग सेम है, तो तीनों पैकिंग हम गिफ्ट देने जा रहे हैं, तो हम ये भी कहेंगे ये पहले वाला इसको देना है, दूसरा तो है तो अंदर सेम ही सब कुछ, तो तीनों पैकेट क्या है हमारे? आइडेंटिकल हो गए ना। तो आइडेंटिकल के केस में क्या करते हैं आपको बताया हुआ है, 3 फैक्टोरियल से क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। ग्रुप बन गया ना, ये ग्रुप आइडेंटिकल हो गया, इसलिए उसको क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। सिंपल सा फंडा है। एक और मान लो आपको गिफ्ट बांटने हैं, 12 गिफ्ट हैं, ठीक है ना, अलग अलग गिफ्ट हैं, ठीक है, या सेम है? सब सेम ही है। 3 दिन का पैकेट बनाया आपने, 3 दिन का पैकेट बनाया, एक पैकेट बन गया, 3 पैकेट बन गए। क्या आप 3 पैकेट आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे? आइडेंटिकल होंगे ना, 3 पैकेट किसी को भी एक दे दो, ठीक है ना। तो इसलिए जहां आइडेंटिकली केस आता है वहां उतना ही फैक्टोरियल से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। इसको सोल्व करो, क्या वैल्यू आ रही है? क्योंकि 12 को 3 ग्रुप में बांटोगे तो 4 4 4,
तो एक बताओ, मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स में मैं ये कह रहा हूँ, मान लो एक वर्ड है, मैथ कोई भी वर्ड है जिसमें चार 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 लेटर सेम है, तो टोटल 12 है। तो क्या करोगे, 12 फैक्टोरियल अपन क्या करोगे, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये वही 4 फैक्टोरियल है, सेम हो गए वो। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और है आगे, वो भी कर लेते हैं। हाँ जी, आइडेंटिकल हो गया ना, ग्रुप जो होता है ना वो आइडेंटिकल बन गया, 3 ग्रुप, इसलिए। अभी अगले वाले में आइडेंटिकल नहीं है केस, बता रहा हूँ। इसका सोल्व करो, बताओ क्या वैल्यू आ रही है, 5। लेकिन देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 मैंगोज है डिवाइड अमंग 3 स्टूडेंट। अब 3 स्टूडेंट जो है ना वो आइडेंटिकल नहीं है, क्या, वो मैं कर देता हूँ कैलकुलेट। चलो मैं एक बार कर देता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है, अगला देख लो तब तक। देखो द नंबर ऑफ वे 50 मैंगोज है कैन बी डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। देखो 3 स्टूडेंट में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और लेकिन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, तीनों स्टूडेंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होगा। इसका ना केस ऊपर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रॉपर्टी को, एक मिनट, ये प्रॉपर्टी दी हुई है बुक में, ये देखो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में आ जाओ। देखो पहला रिजल्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि परमुटेशन व्हेन सम ऑफ द थिंग्स आर अलाइक टेकन और एट ए टाइम, मतलब कि कुछ जो है वो एक जैसी हैं, ठीक है। तो जहां देखो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल और n3। मान लो आपके पास 15 ही आपके पास फ्रूट्स हैं, जिसमें से 5 तो मैंगो है, ठीक है, 7 बनाना है और 3 मान लीजिए एप्पल है। तो आपको कहना है सभी को लेना है, तो उसमें 5 5 7 और 3 तो आइडेंटिकल हो गए, तो क्या लिखोगे आंसर, 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तीनों एक जैसे हो गए ना, अलाइक मींस एक जैसे ग्रुप है दो हिसाब से, तो ये वही चीज है यहाँ पर। और इसका ये प्रूफ वगैरह दिया हुआ है, आपको प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो। और देखो ये वाला केस जो अभी बताया हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन सम ऑफ ऑल ऑफ एन थिंग्स, भाई या तो एक लो या सारे, जैसे फ्रेंड्स को बुला रहा है, वो इनवाइट कर रहा है, या तो एक फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है या दो को या सभी को, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, 2n-1। तो ये वाला केस हो गया। यहाँ ये कह रहा है देखो, प्रमोटेशन ऑफ थिंग्स रिपीटेड, यहाँ रिपीटेड है, रिपीट हो सकती है। मान लो एक लेटर है, आप बॉक्स में डाल रहे हो, आपको कह दिया 4 लेटर लेके जाओ, और बॉक्स है आपके पास 3, 3 बॉक्स में डालो, पहले लेटर को डालोगे आपकी कितनी चॉइस है, 3, दूसरे लेटर के लिए भी कितनी चॉइस है, 3 ही चॉइस है, रिपीट कर सकते हो ना, तीसरे के लिए भी कितनी चॉइस है, 3, चौथे के लिए भी कितनी चॉइस है, 3, तो आंसर क्या आएगा 4⁻3। तो ऐसे देखो यहाँ क्या है आंसर, n⁻r। तो जहां रिपीटेशन हो सकती है, एक बार भी, दो बार भी और जितनी बार भी, तो वहां होता है n⁻r। ये तीसरा केस हो गया, ठीक है। फोर्थ में आपको अभी बताता हूँ, एक दिन आ जाएगा क्वेश्चन, और ये तो हो ही चुका है नोटेशन, बस देखते हैं आगे। हाँ कैलकुलेशन होगी, अब बताओ आपसे, यस कैलकुलेशन हो सर। गई क्या, आप कह रहे थे कैलकुलेशन नहीं हुई, हो गया, चलो थैंक यू। सर एक बार नेक्स्ट, सेकंड केस फिर से बता देते। नहीं तो मुझे करनी पड़ती ठीक है। 18 देखो, 18 है, 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द सर्कमफेरेंस सर्कल, द नंबर ऑफ कोड्स, ये बताया था अभी, तो 8C2 नंबर ऑफ कोड्स है ना, तो 8C2, तो 8C2 की नहीं, क्योंकि जो साइड्स होंगी वो भी तो बन जाएंगे ना। देखो देखो इधर बता देते हैं, रुक जाओ एक मिनट, ये बनाया था मैंने क्या, ये देखो सर्कल में ये है, यहाँ पर देखो ऊपर 5 पॉइंट सर्कल पे लिए थे, तो 10 लाइंस बनेगी, लेकिन यहाँ जो साइड्स हैं वो भी तो कोड ही हो गई ना,
सर्कल के केस में साइड्स भी कोड हो गई ना, तो माइनस क्यों करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली 5C2 है तो वही आंसर रहेगा। यहाँ पर 8C2 है तो 8 लेंगे, ठीक है, क्लियर है। 8 8 लेंगे। 8C2 की वैल्यू क्या है, 8 × 7/2 28। हाँ जी 19 देखो जी, एक कमेटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। Mrs. X refused to serve in a committee in which the Mr. Y is member. The number of such committees, ठीक है। इस 19 को देखते हैं। ठीक है, बुक दिखाना एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वो कह रहा है कमेटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स टू बी फॉर्म आउट ऑफ, देखो टोटल लेडीज जो हैं वो आपके पास 8 हैं और टोटल जो जेंट्स हैं वो 7 गिने हुए हैं, और आपको जो कमेटी बनानी है वो 3 लेडीज की कमेटी बनानी है और 4 जेंट्स की कमेटी बनानी है। वो कह रहा है कि मिसेज एक्स रिफ्यूज टू सर्व इन ए कमेटी इन विच मिस्टर वाई इज ए मेंबर। हम मान लेते हैं वाई मेंबर है, हमने कहा जी वाई तो मेंबर रहेगा, आपने करना है तो करो, नहीं तो अपना घर जाओ। तो वो तो नाराज होके चली गई और चली गई, तो चली गई, अब क्या कर सकते हैं। तो पहला केस, वाई इज मेंबर। अगर वाई मेंबर है, वाई एक जेंट्स है, ठीक है ना, तो वाई एक मेंबर है, इसके अलावा वाई तो आएगा ही आएगा सिलेक्शन में, और लेने थे 4। अब कितने मेंबर, 7 में से 4 लेने थे, तो आपने कितने लेने हैं, 6 में से 3 का सिलेक्शन करना है, क्योंकि वाई तो आ ही गया। और उधर लेडीज में भी क्या है, 8 थी, वो एक्स तो नाराज होकर चली गई, कितने रह गए अब 7, 7 में से कितने लेंगे 3, 3 लेनी है तो 3, तो 7C3। सोल्व कर दो इसको, क्या वैल्यू आ रही है, 6C3, 6 × 5 × 4 अपॉन 6, 7 × 6 × 5। क्या समझ में नहीं आया, बता रहा हूँ, एक मिनट। लेडीज 7 रहेगी ना टोटल, लेनी 3 तो सिलेक्शन करना है, ये तो सिलेक्शन करना है ना, 8 थी ना, एक चली गई। हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। रिपीट करना सर एक बार। बता रहा हूँ, हाँ सुनो, देखो 8 लेडीज और 7 जेंट्स है, टोटल 15 मेंबर्स हैं। तो हमने ना एक वाई को सिलेक्ट कर लिया कि ये तो भी मेंबर में बनेगा ही बनेगा, और एक्स ने कहा था कि अगर वाई मेंबर होगा तो मैं नहीं अटेंड करूंगी। तो हमने कहा वाई तो हो गई होगा, आपने जाना चले जाओ। वो लेडी नाराज होकर चली गई। 8 में से कितनी लेडी रह गई वहां पे, 7, और 3 का सिलेक्शन करना था, तो क्या हो गया, 7C3 आ गया ये। अच्छा, और वो जेंट्स तो एक लेना ही था, तो 7 से 4 लेने थे, अब क्या करेंगे, 6 में से 3 लेंगे, तो 6C3। तो पहले केस में कितने होंगे, 55 का, वो मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, एंड है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा दूसरा केस, अब y नहीं, अब तो वो हम कहते हैं कि अब y नहीं है, y को हमने कहा भाई तू जा भाई, तेरे को रखना ही नहीं हमें। अब x कहती है कि y चला गया है तो मैं अब अटेंड करूंगी, लेकिन ये कुछ जरूरी थोड़ी है कि हम उसको भी सिलेक्ट कर लें, हो सकता है उसको करें ही ना हम, लेकिन हाँ y को अगर भेज दिया तो x वहां पे बैठी है कमेटी में, अब उसका चांस है भी और नहीं भी। तो अब y इज नॉट ए मेंबर, तो y मेंबर नहीं है, तो लेडीज तो वही है 8, तो 8 में से तो क्या लेंगे, वही 3 ही लेंगे, लेकिन जेंट्स 7 थे, अब कितने रह गए, वो 6 में से कितने लेंगे 4। अब सोल्व करो इसको, 8C3 की वैल्यू 6C4 होगा ना, वो y तो चला ही गया ना, y को नहीं लेना। देखो मैं बता रहा हूँ, y को लेना था तो 7 में से 4 लेने थे, तो y आ गया तो 3 लेने, अब कितने में से, 6 में से ना, हाँ तो 6C3 हो गया ना, ये देखो
सोल्व करके बताना क्या वैल्यू आ रही है 8C3। हाँ जी चलो, अगर 840 आ रही है दोनों को टोटल कर दो तो 1540 आपका आंसर। ठीक है, वो उसमें वाले में ना एक गड़बड़ है मेरे ख्याल वाले में, दोनों होंगे वो वाला माइनस कर दो। तो आपने वो वाला केस ले लिया जिसमें दोनों फिर नहीं होंगे। आप कह रहे थे ना कि भाई मैं वो माइनस कर दूं जहां ना, वो नहीं होगा। आज समझ में आया? अगर एक्स वाई को एक साथ लेकर के हटाओगे ना तो वो वाले केस आएंगे सिर्फ जो एक्स वाई एक साथ नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक्स हो भी सकता है और एक्स नहीं भी हो सकता ना, इसलिए वो नहीं होगा ऐसे। नोट कर लो, फिर 20 देखते हैं बेटा फटाफट। कौन से केस बचेंगे जिसमें एक्स और वाई नहीं होंगे? खुद सोचो आप। 100 में से मान लो 100 को टोटल है, 100 में 10 चांस ऐसे हैं जहां पे एक्स और वाई साथ होंगे, तो माइनस करो तो कौन से आएंगे? 90 चांस जहां पे एक्स और वाई दोनों नहीं होंगे, यही तो बचेंगे। और उसमें ये थोड़ी कहा कि दोनों नहीं होंगे, हो सकता है एक्स हो और वाई ना हो सकता है वाई हो तो एक्स नहीं होगा, और हो सकता है कि दोनों ना हो। ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी 20 तो देखो औरली कर सकते हो, प्रॉपर्टी लग रही है। देखो 92 91 कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 499। प्रॉपर्टी होती है ना, एन बताई थी ना प्रॉपर्टी, एन सी आर +1 इक्वल टू होता है n+1 CR+1। हाँ जी, वो 22 नहीं, मैं नहीं समझा, मैं इसको एक बार करता हूँ, मैं बाद में चेक करता हूँ, पर वो ऐसे होगा नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। नहीं, किसने कहा एक्स? उसने कहा एक्स नहीं होगी, ये तो नहीं कहा ना भाई। आपने कहा जी वो नहीं होगा तो मैं करूंगी एजेंट, हमने कहा तुम जाओ जी, आप अब जरूरी। हाँ, अब हो सकता कमेटी आपको सेलेक्ट ना करे, वो कोई कंपल्सरी तो नहीं है ना कि सिलेक्शन कंपल्सरी हो गया। हाँ, वाई का तो कर ही लिया ना फिर तभी, तो एक्स भी चली गई और वाई आ भी गया, दोनों केस हो गए। हाँ जी नेक्स्ट देखो बेटा 20 तो हो जाएगा प्रॉपर्टी से। ठीक है, 21 देखो, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट, लेकिन अब वो कहता है रिफ्यूज मेजोरिटी। देखो मेजोरिटी कब होती है? हाँ जी, कोई भी डिसीजन चेंज करना हो तो मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेजोरिटी कब होगी बताओ? जब 9 में से कितने कितने जज जो हैं वो अगेंस्ट में दे देंगे? 9C5 से 4 कर लेते हैं, 9C5, 9 में से 5 ने कर दिया कि हाँ जी डिसीजन को चेंज करना है तो चेंज हो जाएगा। हो सकता है 9 में से 6 ने भी कर दिया तभी चेंज हो जाएगा, 9 में से 7 ने कहा तब भी चेंज हो जाएगा, 9 में से 8 ने और 9C9। तो मेजोरिटी जब कहेगी कि ये जो कोर्ट का डिसीजन चेंज करना है तभी होगा ना, तो इसको एंड प्लस कर दो, क्या आंसर आएगा बताओ? सोल्व करके सोल्व करो इसको। मान लो आपके पास आप कोर्ट के जज हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 9 बेंचेज हैं, एक हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आया कि उसको चेंज करना है या नहीं करना। बेटा वो तो कह रहे हैं अप होल्ड करने के लिए, मगर मैं बता रहा हूं, मान लो मैं कहता हूँ 9 जज बैठे हैं, 9 वाला क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, 9 जज बैठे हैं, आपके केस आ गया है सुप्रीम कोर्ट में, और वो कहते हैं कि इस चीज को या तो चेंज करना है इसका डिसीजन या होल्ड करना है। वो कहते हैं अगर होल्ड करना है तो 6:3 का रेशियो चाहिए, जो डिसीजन लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट ने दे दिया वही कंटिन्यू करना है, तो 6:3 का रेशियो चाहिए। लेकिन अगर वो कहता है नहीं चेंज करना है, चेंज कब होगा? मेजोरिटी में। मगर 9 में से 5 जज कह देते हैं कि नहीं ये चेंज करना है, जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन लिया वो गलत है। ठीक है, तो वो यही वो अप होल्डिंग की बात कर रहा है 6-3। ठीक है, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं हम? रिफ्यूजल की। आप क्वेश्चन पढ़ो पूरी लाइन देखो ध्यान से, रिफ्यूजल पूछ रहा है। ठीक है, तो रिफ्यूजल के लिए मेजोरिटी चाहिए, तो 9 में से 5 जज अगर अगेंस्ट में जाते हैं कि नहीं चेंज करना है
तो चेंज होगा। तो 9C4, 9C6, 9C7, 9C8 और 9C9। हाँ जी, 6:3 है ना, तो टोटल 9 हो गए ना। 6:3 रेशियो है ना अप होल्डिंग के लिए, टोटल 9 ही हो गए। 6 मतलब कि वो फेवर में और 3 अगेंस्ट में, 6 फेवर में और 3 अगेंस्ट में, टोटल नंबर ऑफ जज कितने हो गए 9। तो 9 करना, क्या वैल्यू आई है, किया किसी ने, ऑप्शन में है कहीं, बस ठीक है फिर 256 आ तो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 9C9 आप 9C0 की तरह कर सकते हो, 1 हो गया, ये 9C1 बन जाएगा, ये 9C2 हो जाएगा, ये 9C3 हो जाएगा और ये 9C4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी 9 और ये 9 8 36, 9C3 कितना हो गया और 9C4, 9C5 कितना, इन सब का टोटल करके आ रहा है 256। ठीक है, क्लियर है ये अब तो। चलो 22 देखते हैं। कर लो नोट, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। नौ में से 5 जज अगर लेंगे, वो बदलने के लिए, वो कह रहे हैं अप होल्ड करने के लिए, आप चाहते हो चेंज ना करो तो 60 कीजिए, बदलने के लिए मेजोरिटी चाहिए ना। देखो पूरी लाइन पढ़ो, अप होल्डिंग लोअर कट बट नंबर ऑफ वेज मेजोरिटी रीजन रिवर्सिंग, रिवर्स करने के लिए मेजोरिटी चाहिए और होल्ड करने के लिए 6:3 का रेशो चाहिए। अर्जेंट है क्या जाना, सर को बोल के जाना। हाँ जी, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट 22। हाँ जी 22 देखो, 21 तो ये था ना हमारा। ठीक है, 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried to 2 bulbs, dark room number of tiles room shall be lighted। एक बात और, मान लो दो रूम में दो आपके होल्डर लगे हुए हैं, ठीक है कहीं पे, ठीक है ऐसे दो होल्डर लगे हुए हैं मान लो, लेट सपोज आपको ना एक 5 बल्ब दिए, आपने कहा कि चलो इसको 5 बल्ब में से एक बल्ब ट्राई करते हैं, आपने 5 में से एक बल्ब निकाला और होल्डर में लगाया। अगर लाइट कब होगी, अगर वो एक जो आपने लगाया वो क्या हो, ठीक हो, ठीक है। अब या फिर दूसरा लगाया वो भी क्या हो, ठीक हो, क्योंकि दो केस हैं, लाइट कमरे में लाइट होने के दो केस हैं, या तो एक ठीक हो एक गलत हो तब भी चल जाएगा, या दोनों ही ठीक हो। अगर दोनों ही खराब होंगे तो लाइट ऑन नहीं हो। तो यहाँ पे दो केस लेने हैं। पहला तो ये है कि जो डिफेक्टिव नहीं है वो है 2, 2 है ना, हाँ। तो या तो दो में से कोई एक ठीक हो या दोनों में से दोनों ही ठीक हो। जब 2C1 है तो इसका मतलब 3C1 हो गया और दूसरे में 3C0 और उसको प्लस कर दो। मगर एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव हो या दोनों ही नॉन डिफेक्टिव हो तभी रूम में लाइट होगी। तो इसको सोल्व करें तो 2 × 3 + 1 × 1 इट मीन 7, 7 आपका आंसर है। हाँ जी, हाँ वो भी हो जाएगा, मैं बताता हूँ, वो मैं केस बता रहा हूँ, आप होल्ड रखो, ठीक है। चलो अब 5D देखो, पहला क्वेश्चन कर लोगे 5D का। चलो इन क्वेश्चन को ट्राई करो अभी। एक मिनट नमन बताते हैं, एक मिनट।
देखो सेकंड जो रिजल्ट आप कह रहे हो ना नमन, इसमें जी क्या सर। है कि परमुटेशन जो दे रहा है, देखो एक एग्जांपल दिया था मैंने कि 4 लेटर हैं आपके पास, 4 लेटर्स हैं और 3 बॉक्स हैं। तो आप एक लेटर अगर डालने जाते हो तो आपके पास कितनी चॉइस हैं? 3। ठीक है, फिर दूसरे बॉक्स के दूसरे लेटर के लिए भी कितनी चॉइस है? 3 ही है। तीसरे लेटर के लिए भी कितनी चॉइस है? 3। और चौथे के लिए भी कितनी है? 3। तो 3 रेस्ट पर क्या आ गया आंसर? 4। तो ये वही n रेस्ट पर आ रहा है। ठीक है, जो जितनी चॉइस होगी, ठीक है ना, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आपने करना है। रिपीटेशन हो सकती है कितनी बार भी, एक बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है और 3 बार भी हो सकती है, या ओवर टाइम रिपीटेशन हो सकती है, इसलिए। ओके नमन, ओके सर। चलो अब एक बार ऐसा करते हैं 5D। नमन आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को ना, ओके सर। नहीं तो डाउट क्लास में ले लेना रात को फिर क्लास में, ठीक है, इसका ओके डाउट सर। हो ना। फोर्थ में बताता हूँ, एक फोर्थ केस हो रहा है, देखो फोर्थ में कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। वो कहता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी 4 को समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में आ सकता है पर वो आपकी बुक में नहीं है। देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बुक में नहीं है पर आ भी सकती हैं। देखो एक क्वेश्चन ये है, आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, जनरल क्वेश्चन आसान सा, नंबर ऑफ, एक क्वेश्चन बता रहा हूं वो समझ लो, नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो फैक्टर है, बहुत आसान सा टॉपिक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। आपसे पूछे लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 36 बताओ, कितने फैक्टर्स होंगे 36 के? बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो। आप कहोगे कि सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 8 नहीं है, 9 है, ठीक है, और फिर 12 है और 18 है और 36 है। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 10 फैक्टर्स हैं। ठीक है, वैसे 10 नहीं होंगे, एक दो और देखना, कोई गलत तो नहीं किया कोई, एक 9 है, हाँ अच्छा मेरी काउंटिंग में गलती हो गई, ठीक है, तभी मैं कहूँ 9 होने चाहिए, 10 नहीं हो सकते। चलो 9 फैक्टर्स हैं, आपको कैसा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दे दें हम, अगर मान लो 720 है, अब मैं 720 के फैक्टर बताओ, बहुत बढ़ जाएंगे। और मैं और थोड़ा और बड़ा कर दें, 7200 के फैक्टर्स बताओ, तो मुश्किल हो जाएगा। अब इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले 7200 का ना आप प्राइम फैक्टरेशन करो, बहुत छोटा सा मेथड है जो आप जूनियर क्लास में किया आपने। तो 2 से किए करेंगे 3600, 2 से करेंगे 1800, 2 से करेंगे 900, 450, है ना, बहुत इंजॉय कर रहे हो आप इसको, ठीक है। और चलो कोई बात नहीं, 2 बाद में कर देंगे, अब कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल देखो क्या हो गए, 2, 3 और 5 है हमारे पास। 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5, 3 1 और 2 और 5 2 बार। अब देखो ये 2 5 बार दे दिया आपको, 3 2 टाइम्स दे गया, 5 2 टाइम्स दे दिया, ठीक है। अब कोई भी फैक्टर निकालना हो तो आप इसमें समझ सकते हो कि अगर मैं कोई भी 2 के 5 है, मगर एक 2 ले लूं, एक 3 ले लूं और एक 5 ले लूं, तो ये नंबर आएगा ये फैक्टर होगा। मैंने क्या लिया कि इन 2 3 और 5 में से, मगर आप ये मान के चलो एक 2 रुपीज का कॉइन है, एक 3 रुपीज का कॉइन है, 5 रुपीज के कॉइन्स हैं, और 2 रुपीज के 5 कॉइन्स हैं, 3 रुपीज के भी 2 कॉइन्स हैं और 5 रुपीज के भी 2 कॉइन्स हैं। अब मैं इनमें से कोई भी एक उठाऊं, 2 उठाऊं, 3 उठाऊं, सारे उठाऊं, जो मर्जी जितने मर्जी उठाऊं, जो एक नंबर आएगा वो नंबर इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि आउट ऑफ एन, टोटल कितने हैं ये 5 2 और 2, मतलब कि टोटल 9 कॉइन्स है हमारे पास। इन 9 में से कोई भी ले लूं मैं, एक भी लूं, चाहे 2 लूं, चाहे 3 लूं, कोई भी रिपीट करूं, जो मर्जी कर लूं, वो सारे के सारे कितने तरीके से मैं सिलेक्शन कर सकता हूं। तो उसका एक तरीका होता है वो
कि 5 है, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स को अगर कंपेयर करूं तो आंसर होगा 5 + 1, 1 ऐड करके, पावर जो है ना, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, 5 + 1, 2 + 1 और 2 + 1, तो आंसर क्या आएगा 6 × 3 × 54। ठीक है, ये वो है जहां पे आपने सभी को लेना है, और हो सकता है आप एक केस और भी ले सकते हो, ना तो 2 की पावर भी 0 ले ली, 3 की पावर भी 0 ले ली और 5 की पावर 0 भी ले ली, तो क्या आता है, क्योंकि 1 भी फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में 1 का केस नहीं होगा, आपको एक को तो सिलेक्ट करना ही है, इसलिए इस फॉर्मूले में 1 को क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 53। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी में 1 लेस किया हुआ है, देखो जरा यहाँ पर प्रॉपर्टी में देखो n+1 किया है, n+2 किया है, ये ठीक है n3+3 किया है, सॉरी, और 1 लेस किया, 1 इसलिए किया है कि वो 0 वाला केस है ना, कि कोई भी सिलेक्शन ना हो, वो वाला केस इसने क्या कर दिया है, माइनस। तो ये कह रहा है देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सभी को भी ले सकते हो, व्हेन n1 आर लाइक, n1 एक जैसे मतलब 2 5 बार है, फिर n2 आर लाइक मतलब कि जैसे 3 जो है वो 2 बार है, और 5 जो है वो 2 बार है, तो उसी तरीके से पावर देखो n1 + 1, n2 + 1, n3 + 1, जितने भी होंगे वो ले लेना है, और लास्ट में क्या करना है 1 माइनस करना है, तो ये हमारा फोर्थ केस है। तो इस पर क्वेश्चन तो देखो अभी आएगा, 4D में है रिलेटेड क्वेश्चन, पर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो वो इस मेथड से फाइंड आउट किया जा सकता है। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने का, पर ये और वो ये चीज दोनों सेम ही चीज है, अलग नहीं है। चलो अभी कम ऐसा करो, 5-10 मिनट है आपके पास, आप 5D ट्राई कर लो, और जिसके डाउट्स हैं वो मुझसे ले लो, ठीक है, और फिर बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। 1 मिनट करा देते हैं, ये नोट कर लो आप, और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट सेशन आपके बताए रखें शेड्यूल, डाउट सेशन नेक्स्ट वीक तक चलेगा पूरा ये 5th चैप्टर का, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो ओके बाय।